कभी सोचा है कि कोई देश ये कैसे तय करता है कि उसका अपना कौन है? देखिए 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो ये सिर्फ किताबों में लिखा एक सवाल नहीं था। ये तो लाखों लोगों के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल बन गया था। आज हम भारतीय संविधान के उन्हीं पन्नों को पलटेंगे जहां हमारे देश ने पहली बार अपनी पहचान को शब्दों में बांधा। तो चलिए भारतीय नागरिकता की इस बेहद दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। एक नया देश बना है जिसकी सरहदें अभी अभी खींची गई हैं। लाखों लोग रातों रात अपने ही घर में, या यूं कहें कि एक अजनबी जमीन पर शरणार्थी बन गए हैं। इस सारी उथल पुथल के बीच संविधान बनाने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था। 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन आखिर कौन भारतीय कहलाएगा? ये सिर्फ एक कानूनी परिभाषा तय नहीं हो रही थी, ये तो एक राष्ट्र की आत्मा को परिभाषित करने का पल था। और ये कोई मामूली कागजी कार्रवाई नहीं थी। इसी से तो तय होना था कि किसे वोट देने का अधिकार मिलेगा, कौन सरकारी नौकरियों का हकदार होगा और कौन कौन गर्व से खुद को भारतीय कह पाएगा। भारत का नागरिक, इन तीन शब्दों को पहली बार एक बिल्कुल साफ और कानूनी मतलब दिया जाना था। एक ऐसा मतलब जो आने वाली पीढ़ियों के लिए इस देश की नींव रखने वाला था। तो सवाल यह है कि संविधान बनाने वालों ने इस इतनी बड़ी पहेली को सुलझाया कैसे? उन्होंने अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में एक पूरा रोड मैप तैयार किया। उनका सबसे पहला काम था उन लोगों के बारे में नियम बनाना जो उस समय भारत में ही रह रहे थे, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल किया। ये शब्द है अधिवास, यानी डोमिसाइल। इसको ऐसे समझिए कि ये सिर्फ एक एड्रेस नहीं है, ये एक इरादा है, एक भावना है। इसका सीधा सा मतलब था कि आपका स्थायी घर भारत में है और आप यहीं बसना चाहते हैं हमेशा के लिए। तो नागरिकता के लिए सिर्फ आपका भारत में होना काफी नहीं था, भारत के प्रति आपका इरादा भी मायने रखता था। अब ये स्लाइड बहुत जरूरी है क्योंकि ये अनुच्छेद 5 की पूरी कहानी बताती है। देखिए, नागरिकता के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम था भारत में अधिवास होना। ठीक है, एक बार यह साबित हो गया तो फिर आपको इन तीन में से सिर्फ एक शर्त पूरी करनी होती थी। या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, या आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर आप संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहे हों। कितना सीधा और सरल था, है ना? लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। भारत की जमीन पर एक बहुत गहरी लकीर खींच दी गई थी, बंटवारे की लकीर। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक घटना नहीं थी, ये तो इंसानों की एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर नई बनी सरहदों के पार जा रहे थे। हमारा संविधान इस दर्दनाक सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता था। तो संविधान ने लोगों के इस भारी मूवमेंट को कैसे संभाला? इस स्लाइड को देखिए, ये दो बड़े जरूरी नियमों को साफ साफ दिखाती है। एक तरफ अनुच्छेद 6 ने उन लोगों का स्वागत किया जो पाकिस्तान से भारत आए, खासकर 19 जुलाई 1948 से पहले। लेकिन दूसरी तरफ अनुच्छेद 7 ने एक सख्त लाइन खींच दी। जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, उन्होंने अपनी भारतीय नागरिकता का हक खो दिया। हाँ, अगर वो एक खास परमिट पर वापस आते हैं तो बात अलग थी। ये बहुत ही मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश थी। पर कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई। भारत की जड़ें सिर्फ भारत में ही नहीं थी, वो तो पूरी दुनिया में फैली हुई थी। तो उन लाखों लोगों का क्या होता जो विदेशों में रह रहे थे, लेकिन जिनका दिल अब भी भारत के लिए ही धड़कता था? अच्छी बात यह है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने उन्हें भी अपनी कहानी में शामिल किया। अनुच्छेद 8 के जरिए भारत ने अपनी बाहें दुनिया भर में फैलाईं। इसमें कहा गया कि अगर आपके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे तो आप दुनिया में कहीं भी हों, आप भारतीय परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको अपने नज़दीकी भारतीय दूतावास में जाकर एक रजिस्ट्रेशन कराना था। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज था कि भारत आपको भूला नहीं है। तो ठीक है, पहले नागरिकों को तो परिभाषित कर दिया गया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब संविधान को भविष्य के लिए कुछ ऐसे बुनियादी नियम बनाने थे जो ये पक्का करते कि भारतीय नागरिकता का आइडिया हमेशा साफ और मजबूत बना रहे। चलिए इन स्थायी सिद्धांतों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत था एकल नागरिकता, यानी सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब बहुत सीधा है, आप या तो भारतीय हैं या नहीं हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। भारत दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देता। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि हर नागरिक की पूरी वफादारी सिर्फ और सिर्फ एक देश भारत के लिए हो। एक नए राष्ट्र के लिए ये एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। और अनुच्छेद 9 इसी एकल नागरिकता के सिद्धांत को और भी पक्का कर देता है। ये एक सीधी सी बात कहता है,
जिस पल आप अपनी मर्जी से किसी और देश के नागरिक बनते हैं, ठीक उसी पल आप भारतीय नागरिक नहीं रहते। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। चॉइस आपकी है, लेकिन आप दोनों जगह के नागरिक नहीं हो सकते। लेकिन देखिए, संविधान बनाने वाले कोई भविष्यवक्ता तो थे नहीं। वो जानते थे कि दुनिया बदलेगी और नागरिकता को लेकर नए नए सवाल सामने आएंगे। और यहीं पर उनकी असली दूर की सोच नजर आती है। अनुच्छेद 11 में उन्होंने भविष्य की चाबियां संसद को सौंप दी। उन्होंने एक तरह से कहा, हमने नींव रख दी है, अब समय के साथ इस पर इमारत बनाना आपका काम है। और संसद ने इस शक्ति का इस्तेमाल किया भी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1955 का नागरिकता अधिनियम। ये एक ऐतिहासिक कानून है जो आज भी ये तय करता है कि कोई भारतीय नागरिक कैसे बन सकता है, चाहे वो जन्म से हो, वंश से हो या फिर रजिस्ट्रेशन जैसे तरीकों से। ये संविधान द्वारा दिए गए अधिकार का एक जीता जागता उदाहरण है। तो आखिर में ये एक लाइन पूरी कहानी का निचोड़ बता देती है। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 ने सिर्फ एक शुरुआती ढांचा तैयार किया, एक नींव रखी। उस नींव पर नागरिकता की इमारत को बनाने का और समय के साथ उसमें बदलाव करने का काम हमारी चुनी हुई संसद को सौंपा गया। तो हमने देखा कि हमारे संविधान ने भारतीय नागरिकता की नींव कैसे रखी। लेकिन ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जो आज भी उतना ही अहम है। क्या नागरिकता की परिभाषा को समय के साथ बदलना चाहिए? क्या ये पत्थर की लकीर है या फिर एक बहती हुई नदी की तरह है? इसका जवाब शायद भविष्य ही देगा। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है, नहीं?